नमस्कार। राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। इसी साल मई 2022 में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रायपुर में एक घोषणा की थी कि 4 बार के सांसद रहे और 2 बार के विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय ताराचंद साहू के नाम पर एक सरकारी संस्था का नामकरण किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने जो घोषणा की थी, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। ताराचंद साहू 2012 में दिवंगत हुए। 2018 तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ताराचंद साहू के नाम पर न तो कोई सरकारी इमारत का नामकरण किया और न ही किसी योजना का नामकरण किया। सीएम भूपेश बघेल जिस राजनीतिक चतुराई के साथ प्रदेश साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रायपुर के इंडोर स्टेडियम में ये घोषणा कर रहे थे, तब स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकारों के पेशानी पर बल पड़ गया होगा। सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु और जिन्होंने राजनीति का उन्हें क ख ग सिखाया, स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर, उन्हें विधानसभा में ताराचंद साहू ने परास्त किया था और वहां से अपनी विधायकी 1989 में शुरू की थी। 2008 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते उन्होंने भिलाई की एक सभा के दौरान भिलाई से ही निर्वाचित विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के विरुद्ध शंखनाद किया था। भिलाई के सिविक सेंटर के ओपन एयर थिएटर के एक मंच में खड़े होकर उन्होंने पार्टी संगठन को चुनौती दी थी कि यदि छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात आएगी तो मैं अपने सांसद का पद खूंटी में टांग के आऊंगा। उनकी यह अदावत प्रेम प्रकाश पांडे और पार्टी को भारी पड़ गई। उस समय प्रेम प्रकाश पांडे विधानसभा अध्यक्ष थे। वे लाख कोशिश और काफी मेहनत के बावजूद भिलाई में कांग्रेस के प्रत्याशी बदरुद्दीन कुरैशी से विधानसभा अध्यक्ष होते हुए हार गए थे। तब प्रेम प्रकाश पांडे ने खुद को विकास पुरुष के रूप में स्थापित किया था। तमाम कवायदों के बावजूद वे कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी बदरुद्दीन कुरैशी से हार गए। उनके इस हार का सीधे कसूरवार भाजपा सांसद ताराचंद साहू को ठहराया गया। हालांकि जनवरी 2009 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर कारण बताओ नोटिस दिया गया। उनके साथ उस वक्त राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के शिव प्रकाश सिंह को भी पार्टी से निष्कासित किया गया था। रायपुर की एक पत्रकार वार्ता में ताराचंद साहू यही नहीं रुके। उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को उन्होंने प्रतापगढ़ का ठाकुर बताते हुए बाहरी बता दिया था। वहां से उन्होंने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच नामक एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की। 2009 में वे बागी होकर स्वाभिमान मंच के प्रत्याशी के रूप में दुर्ग लोकसभा से चुनाव लड़े। बेहद कांटे की टक्कर में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। प्रदीप चौबे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी से सरोज पांडे और तीसरे उम्मीदवार थे ताराचंद साहू। स्वर्गीय ताराचंद साहू उस त्रिकोणीय मुकाबले में सफल नहीं हो सके। यह उनकी पहली चुनावी हार थी। इससे पहले वे 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके थे। आज मैं स्वर्गीय ताराचंद साहू की चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त आरक्षण को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अनुच्छेद 200 के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ के विधानसभा से पास हुए आरक्षण संबंधी दोनों विधेयकों पर फिलहाल अपनी असहमति दे रही हैं। अनुच्छेद 200 उन्हें यह अधिकार देता है कि वो सहमति प्रकट करें या न करें। वे चाहती तो दोनों विधेयकों को वापस लौटा सकती थी, लेकिन संविधान में इस बात की व्यवस्था कहीं नहीं है कि वो विधेयकों को कितने दिनों तक अपने पास रख सकती हैं। यही कारण है कि दिल्ली दौरे पर गई अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में है। पहले गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात की यह तस्वीर मीडिया की सुर्खियां बनी रही। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें सुझाव दिया कि बेहतर होता कि वे आरक्षण संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए राष्ट्रपति को कन्विंस करती। दरअसल राज्यपाल अनुसुईया उइके पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं की ओर से पहले ही यह आरोप लगाया जा चुका है कि उनके कार्यालय के अधिकारी भाजपा के नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं, वे उनकी कठपुतली बने हुए हैं। तमाम ऐसे आरोपों में खास बात रही कि सीधे तौर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का नाम नहीं लिया गया। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने अपने एक वक्तव्य में उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्हें सीधी सादी आदिवासी राज्यपाल बताया।
दरअसल राज्य सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि हर हालत में किसी तरह से आरक्षण संबंधित उन विधेयकों को लागू करवाया जा सके या पुराने वाले कानून को लागू करवाया जा सके। सरकार के पास बेहद सीमित विकल्प है। पहला यह कि या तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हाई कोर्ट के 19 सितंबर वाले आदेश पर स्टे मिल जाए और पुराने वाले 58% आरक्षण के रोस्टर नियम को लागू करवाया जा सके। दूसरा यह कि राज्यपाल उन विधेयकों को वापस करे और सरकार की ओर से पुनः वो विधेयक वापस राज्यपाल को भेजा जाए। दूसरी बार राज्यपाल उन विधेयकों को वापस नहीं कर सकती। तीसरा यह कि 50% के आरक्षण रोस्टर को लागू किया जा सके। इससे न तो हाई कोर्ट न तो सुप्रीम कोर्ट को ऐतराज होगा। मौजूदा समय में जहां 76% आरक्षण की बात उठी है, वहां जाहिर तौर पर कानूनी तकनीकी दिक्कतें सामने तो आएंगी ही। हालांकि ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ने इसके लिए विधिवेत्ताओं से राय नहीं ली होगी, लेकिन राजनीति में कई बार जो चीजें दिखती है वो होती नहीं है। यह संकेतों की भाषा से बात किया जाता है। 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं। सीएम भूपेश बघेल जो स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनकी सरकार ने ओबीसी के लिए नई व्यवस्था में 27% आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी है। इन विधेयकों पर हस्ताक्षर के दबाव के लिए छत्तीसगढ़ साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल साहू ने राज्यपाल के किसी भी कार्यक्रम से परहेज रखने और साहू समाज की ओर से बहिष्कार की बातें की है। राज्यपाल महोदय का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, महामहिम राज्यपाल जी हैं, उनकी उस वक्तव्य को मैं विरोध कर रहा हूँ कि केवल मैं आदिवासियों के लिए आरक्षण के लिए बोली थी और अन्य के लिए नहीं, ऐसे जो बोली है। वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल के एक कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के कुछ युवकों द्वारा जिस तरह का बवाल हंगामा खड़ा किया गया, वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई। मंच से सीएम भूपेश बघेल हंगामा करने वाले युवाओं को बुलाते रहे, दूसरी तरफ पुलिस हंगामा करने वालों को काबू करने की कोशिश करती रही। कोई तकलीफ नहीं है। छत्तीसगढ़ में दावा किया जाता है कि अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी तकरीबन 13% है। यही कारण है कि राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति के लिए 13% आरक्षण की व्यवस्था दी गई। हालांकि पूर्ववर्ती रमन सरकार द्वारा 2012 में 16% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये 3% का जो अंतर आया है, इसे लेकर अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग सरकार के मौजूदा विधेयक से नाराज हैं। वहीं दूसरी ओर 31-32% आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ में है, उन्हें 32% आरक्षण की व्यवस्था नए विधेयकों में दी गई है, जिस पर कांग्रेस और भाजपा दोनों की सहमति है। राज्यपाल भी 32% आरक्षण की सीमा पर सहमत है। वो अपने बयान में साफ तौर पर कह चुकी है, लेकिन उसी दौरान उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि मैंने आदिवासी वर्ग के आरक्षण के लिए अपनी सहमति की बात कही और मैंने फौरन हस्ताक्षर करने की बात कही थी। यही कारण है कि ओबीसी वर्ग कहीं ना कहीं राज्यपाल के उस बयान से नाराज नजर आ रहा है। तभी साहू समाज ने राज्यपाल के कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी कितनी है, इसका सही पता तो नहीं है किसी के पास, लेकिन अनुमान के आधार पर अभी फिलहाल यह माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में 51 से 54% ओबीसी आबादी है। हमारे देश में कहीं भी जातिगत आधारित जनगणना नहीं होती है। यही कारण है कि 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया, जिससे पता लगाया जा सके कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति की सही आबादी कितनी है, कितने प्रतिशत है। 22 नवंबर 2022 को क्वांटिफाइबल डेटा आयोग ने सीएम भूपेश बघेल की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ओबीसी की आबादी को 41% के आसपास बताया गया। यह रिपोर्ट 24 नवंबर को कैबिनेट की बैठक के सामने रखी गई। इसके बाद 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा के विशेष सत्र के माध्यम से विधेयकों को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी के लिए 27%, आदिवासियों के लिए 32% और अनुसूचित जाति के लिए 13% के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 4% आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी दी गई। इन सब राजनीतिक गुणाभाग से एक संदेश तो साफ था कि 2023 के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहता। भले से आरक्षण का रोस्टर अभी 0 हो, सीजीपीएससी के लिए वर्षों से मेहनत करने वाले बच्चे संशय की स्थिति में हो, आरक्षण रोस्टर को नियम को लेकर तमाम तरह के संशय निर्मित हो, बावजूद इसके
यहाँ संदेश साफ जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपना वोट बैंक खराब नहीं करना चाहता। वो अलग बात है कि विकास के लिए क्या विजन है, कांग्रेस इसमें क्या कहती है, भाजपा इसमें क्या कहती है, आम जनता खूब समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या आरक्षण से ही राज्य और देश का विकास छिपा हुआ है? समाज और देश के ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर गहन चिंतन करना जरूरी है। राजबोध के जर्नल हम चाहेंगे कि ऐसे गंभीर विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, और यदि आपने राष्ट्रबोध रूपी अपने इस जनमंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।